हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड। ई ग्राम चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का जो अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट। तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट है क्या, ये कन्फ्लिक्ट क्यों है। अभी आपने देखा है मोर देन थाउजेंड्स इजरायलीज मारे गए हैं, मोर देन 2000 फ़लस्तीनियन मारे गए हैं। तो आखिर इजराइल और फ़लस्तीन का एक कन्फ्लिक्ट है क्यों, ये कब से चलता आ रहा है, इस कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या है, क्यों ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो ट्वीट किए हैं उसमें वो ट्वीट में इजराइल को सपोर्ट किए हैं। वो बोले, वो ये नहीं बोले कि हम फ़लस्तीन के अगेंस्ट हैं। नो, ये धारणा मत रखो कि इंडिया इज अगेंस्ट फ़लस्तीन। नो वे, इंडिया फ़लस्तीन के अगेंस्ट नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। क्या? टेररिज्म। अब भी बात आया कि यहाँ पे टेररिज्म, जैसे कुछ लोग देखो, टेररिज्म का कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। टेररिज्म को हर कंट्री अपने अनुसार डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे अब हमास हमास हम लोग के लिए टेररिस्ट है, टेररिज्म। लेकिन बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हो गए हैं या पैलेस्तीन के लोग हैं, इसे क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर। जैसे आप देखते हो, जैसे मोहम्मद, अलकायदा, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? टेररिस्ट। लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको क्या बोलते हैं? फ्रीडम फाइटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो आतंकवाद, जैसे अगर हम इंडिपेंडेंस डे के टाइम में जाएं तो हम लोग पढ़ते हैं रिवॉल्यूशनरी मिलिटेंट्स, राइट। रिवॉल्यूशनरी मिलिटेंट्स पढ़ते हैं, मिलिटेंट्स। ब्रिटिश उसका क्या नाम दिया था? मिलिटेंट। लेकिन हम लोग के लोग क्या थे? फ्रीडम फाइटर्स थे। तो अलग अलग डेफिनेशंस होता है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ये बोले हैं कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। बहुत लोग इसको ये करके देख रहा है कि हम लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीन के अगेंस्ट नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर, हम लोग पैलेस्टीन के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग टेररिज्म के अगेंस्ट है। अब बात है कि टेररिज्म कैसे, तो आप ऑल ऑफ ए सडन अटैक कर दोगे, ब्रूचुअल मर्डर कर दोगे, और तो ये क्या है? टेररिज्म ही तो है। आप ऑन कैमरा गला काट रहे हो, ऑन कैमरा रिलीजियस स्लोगन के साथ गला काट रहे हो, तो ये क्या है? इट्स अ टेररिज्म। इट्स सिंपली एज आईएसआईएस। पूरा दुनिया आईएसआईएस के अगेंस्ट था, तो वही तो है। तो ये, और हमास जो है, हमास एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पैलेस्तीन को सपोर्ट करेंगे बट नॉट हमास। हमास इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट सिंपल। हमास इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर। तो ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये अभी हमारे सामने जो मैप है, इस मैप में ये दिखाने का प्रयास किया गया है, ये मैप बहुत अभी सर्कुलेट हो रहा है कि पैलेस्टीन 1947 में क्या था। पैलेस्टीन जब पार्टीशन प्लान, ये यूएन पार्टीशन प्लान जब आया 1947-1948 में, तो उस समय पैलेस्टीन क्या हुआ। और धीरे धीरे 1949 से 1967 में डील हुआ था, और जो उसमें यम किपुर वार हुआ। तो उस समय क्या था पैलेस्टीन का कंडीशन, और अभी पैलेस्टीन क्या है? ये आपका गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप, और ये आपका वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक। देखो, दो पार्ट में डिवाइडेड है पैलेस्टीन जो है, वो दो पार्ट में। ये है आपका गाजा स्ट्रिप, और ये है आपका वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक को रूल करता है फतह पार्टी, फतह पार्टी। और यहां पे किसका रूल चलता है? हमास का। हमास और फतह पार्टी के बीच में 2006 में रिकॉन्सिलेशन पैक्ट हुआ था कि अब हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। बट अभी भी यहाँ पे डेमोक्रेसी इलेक्शन, अब जो भी बोल रहे हैं उस तरह से इलेक्ट हो गए, यहाँ पे फतह पार्टी का अभी भी रूल होता है। लेकिन इनडायरेक्टली अब इसको भी 2006 के बाद इसे भी कौन कंट्रोल करता है? हमास। और यहाँ पे भी कौन है? यहाँ पे कंप्लीटली हमास का कंट्रोल है गाजा स्ट्रिप पे। हमास का फॉर्मेशन कब हुआ था अगर हम देखेंगे तो हमास का फॉर्मेशन 1987 में मेनली हमास को फॉर्म किया गया था। किसके? ईरान, सीरिया और इजिप्ट की मदद से। इजिप्ट के ये तीनों कंट्री की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे एक और आयरनी है,
अगर हम वेस्ट एशिया को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशन का सीरीज लाएंगे तो उसमें हम लोग वेस्ट एशिया को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईरान क्या है। ईरान एक शिया कंट्री है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो क्या है, सुन्नी हैं। लेकिन यही ईरान इनको सपोर्ट किया किसमें, हमास को बनाने में, है या नहीं। और यही ईरान, शिया ईरान, सऊदी अरब से कन्फ्लिक्ट था इसका, यूएई से कन्फ्लिक्ट था इसका, इराक में इसका कन्फ्लिक्ट चल रहा था सुन्नी कम्युनिटी से। तो ये देखो ये सब कुछ चलता है वहाँ पे, ये यहाँ पे क्या देख रहा है, ये अपना फायदा। तो इस तरह से ये सारा कुछ चलता है। सब लोग इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी पॉलिसी या कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, सब कुछ अपने फायदे के अनुसार चेंज होते रहता है, ये ध्यान रखना। नथिंग इज परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम लोग देखेंगे इसको क्यों। और अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट को जानने के लिए, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, प्रेजेंट को जानने के लिए हमें पास्ट को समझना होगा कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, क्यों। ये इजराइल बोलता है ये मेरा, हम यहाँ पे हजारों साल पहले से ये मेरा ज़मीन है। पैलेस्तीन बोलता है नहीं ये अरब लैंड है, ये हमारा है, आपने यहाँ पे आके रिफ्यूजी तरह आए और हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, आप हमारे ज़मीन को खाली कर दो, आप यहाँ से चले जाओ। तो ये सब क्या है, क्यों है, ये सारा कुछ अभी हम लोग इसमें देखें कि इसका क्या हिस्ट्री है। और देखो एक चीज़ और ध्यान देना कि इस्लाम, ज्यूइश और क्रिश्चियन, तीनों के एंसेस्टर सेम एंसेस्टर माने जाते हैं। तीनों को क्या बोला जाता है, अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों के एंसेस्टर कॉमन है, अब्राहम। और ये जो जेरूसलम है, मेन झगड़ा जेरूसलम का हो रहा है। इजराइल बोलता है जेरूसलम हमारा है, क्योंकि उनका भी एक वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेस है। इस्लाम का मक्का और मदीना के बाद, मक्का मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद जो जेरूसलम में है वो वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेस है, सबसे पवित्र जगह है। उसी तरह जेरूसलम जो है वो क्रिश्चियंस का भी एक पवित्र जगह है। तो यानी कि जेरूसलम तीनों का है, ज्यूइश, क्रिश्चियन और इस्लाम, तीनों का इंपॉर्टेंट होली प्लेस है, सेक्रेड प्लेस है। और इस पे कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप टाइम में इजराइल क्या किया था, जो यूएस अपना पीस प्लान लाया था उसमें इजराइल जेरूसलम को क्या कर दिया था, इजराइल का ऑफिशियल कैपिटल अनाउंस कर दिया था। और वो अनाउंस किया था कि हम अपना जो एम्बेसी जो है, अभी इजराइल का कैपिटल कहाँ है, तेल अवीव से कहाँ शिफ्ट करेंगे, जेरूसलम में। तो इस पे सारे मुस्लिम कंट्री बहुत हंगामा किए थे कि आप एक तरफा जो हमारा जो 1967 का जो पीस प्लान था उसमें जो टू नेशन थ्योरी था, टू नेशन सॉल्यूशन जो था, आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप वन साइडेड कर रहे हो। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आखिर इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों है। और बोला जाता है कि वेस्ट एशिया के डिस्टर्बेंस में सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट। अगर इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट हो जाए तो आज वेस्ट एशिया पीसफुल हो जाएगा, वेस्ट एशिया बिल्कुल शांत हो जाएगा। यहाँ पे सारा जो झगड़ा का जड़ जो है वो कौन सा है, इजराइल और फ़लस्तीन। तो अब हम लोग इसको देखते हैं इसका क्या हिस्ट्री है, कैसे है, ये क्यों हो रहा है, सारा कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी क्यों न्यूज में क्यों है, तो सबसे बड़ी न्यूज में इसलिए है कि हमास जो यहाँ का मिलिटेंट ग्रुप है हमास, वो गाजा स्ट्रिप को जो रूल करता है, अभी हम आपको बताएं कि गाजा स्ट्रिप पे कौन रूल करता है, हमास। और वेस्ट बैंक को कौन रूल करता है, फतह पार्टी। तो ये जो है ये ऑल ऑफ ए सडन जमीन, आसमान और पानी पूरी तरह से कंप्लीटली शॉकिंग वे में अटैक कर दिया। क्योंकि इवन कि सारा जो बॉर्डर पे जो पोस्ट लगाया हुआ था, बॉर्डर पे जो बैरियर लगाया हुआ था, सारे बैरियर को तोड़कर इजराइल में घुस गया और सबको हाउस टू हाउस जा जाकर मारना, हॉस्टेजेज बनाना, किडनैप करना, रेप करना, ये सब ब्रूचुअलिटीज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ अभी, जैसे देखो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे अभी आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हो या करंट अफेयर्स देखते हो तो अभी 1-2 साल पहले आपने देखा होगा अब्राहम एकॉर्ड।
अब्राहम एकॉर्ड किसके बीच में मेनली हुआ था? इजराइल प्लस यूएई। इजराइल और यूएई में एकॉर्ड हुआ था, पीस एग्रीमेंट हुआ था। और उसी तरह सऊदी अरबिया के साथ भी पीस एग्रीमेंट का बात चल रहा था। इजराइल को बहुत सारे इस्लामिक कंट्री धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने लगे थे, पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर। तो ये सबको देखकर हमास जो था वो बौखलाया हुआ था कि मेरा तो जो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो हम विक्टिम कार्ड्स खेलते हैं, हम बोलते हैं कि इजराइल हम पे एट्रोसिटीज़ कर रहा है, इजराइल हमारी ज़मीन को, आप हमें पैसा दो, ये सब पैसा तो आना बंद हो जाएगा। मेन ये भी तो होता है ना, पैसा आना बंद हो जाएगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। ये सब को देखते हुए भी ये इस जो कन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग कन्फ्लिक्ट को हमेशा वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, इससे उनका फायदा होता है। ये यहाँ पे भी सेम, जैसे पाकिस्तान का देखो, अगर हम कश्मीर का बात करें तो पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान कश्मीर इशू को कभी सॉल्व नहीं करना चाहेगा, आप इतना मान लो। क्यों? क्योंकि कश्मीर इशूज पे पाकिस्तान दूसरे देशों से फंडिंग लेता है, पैसा लेता है। अगर कश्मीर इशू सॉर्ट आउट हो जाए तो आईएसआई पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। वो उसका जो ये सब पे जो वो हमेशा न्यूज में रहता है, ऐसे कर रहा है इंडिया, ऐसे कर रहा है इंडिया, हमारे पे जुल्म ढा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वगैरह वगैरह, वो सब ऑल ऑफ ए सडन बंद हो जाएगा। यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो अब अब्राहम एकॉर्ड हुआ, इजराइल यूएस, उसके बाद आप फिर देखोगे I2U2, इजराइल, इंडिया, यूएसए, यूएई, ये चारों का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे क्या बोला गया था? वेस्ट एशिया क्वाड, वेस्ट एशिया क्वाड। तो ये सब भी एक रीजन है जिसके कारण ये रिसेंट अटैक किया गया है, ताकि हम न्यूज में बने रहें। आप ये दिखाना चाहते हैं। अब देखो इससे क्या हुआ, ये अटैक हुआ, अब इजराइल को मौका मिल गया। इजराइल इसी मौके के तलाश में था, इजराइल ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि हमें कब ये मौका मिले कि हम इस गाजा स्ट्रिप से कंप्लीटली हमास को खत्म कर दें, टंठा ही खत्म कर दो, ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी, एकदम खत्म। और अब वही वो कर रहा है, कंप्लीट अटैक कर दिया है भाई साहब। पानी बंद कर दिया, वाटर पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, सब कुछ कंप्लीटली बंद कर दिया है गाजा को एकदम अंधेरा कर दिया, ना पानी जाने दे रहा है, ना खाना जाने दे रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है उन लोग को, कुछ नहीं। इवन कि कल गाजा स्ट्रिप का जो लास्ट सोलर प्लांट था वो कल काम करना बंद कर दिया, यानी कि गाजा स्ट्रिप पूरी तरह से बिजली से डिस्कनेक्ट हो गया, पानी से डिस्कनेक्ट हो गया। और इवन कि जैसे इजिप्ट बोला कि हम वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ऐड भेजेंगे, इजराइल बोल दिया कि अगर आप अपने ट्रक को उधर भेजोगे तो हम उस पर बॉम्बिंग कर देंगे, हम नहीं जाने देंगे। क्योंकि ये और क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर क्या बोले कि हम गाजा स्ट्रिप को, गाजा को टेंट सिटी बना देंगे, टेंट सिटी बना देंगे। इसी का तलाश में था और ये मौका दे दिया। और हमास क्या सोचा, हम अटैक करेंगे, मारेंगे, वो लोग करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से विक्टिम कार्ड करेंगे, हम पे ऐसे जुर्म ढा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये है वैसे है। लेकिन इस बार उनका जो प्लान था वो उल्टा पड़ गया। अब देखो, अब वो क्या कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऐड की अपील कर रहे हैं यूएन से। भाई साहब अगर आपको यही करना था तो अटैक क्यों किए थे? ये सारा कुछ यहाँ पे रीजन है। आप पहले आप प्रोवोक करोगे, उंगली करोगे और बाद में सोच कि आपका वो बात मानेगा, ऐसे कैसे हो सकता? आप 1000 से ज्यादा इजरायलीज को मार चुके हो, वो भी ब्रूचुअली मार चुके हो। देखो युद्ध में, युद्ध होता है तो लोग मरते हैं, लेकिन मरने के बाद भी एक डिग्निटी होता है। आप सब कुछ खत्म कर दिए हो, आप नेक परेड करवा रहे हो, आप उसको जला दे रहे हो, आप उसका गला को स्लाउटर कर रहे हो। ये वार नहीं है, ये बारबेरियनिज्म है। वही बारबेरियनिज्म जो 14 साल पहले जब हुआ था वही फिर से हो रहा है। उसमें जो पगान, जिसको पागन बोलते हैं, पागन के अगेंस्ट में जो बारबेरियनिज्म हुआ था, किसके अगेंस्ट में? पागन। पागन कौन होते हैं? टेम्पल गोइंग, जो मंदिर पूजा करते हैं, ये सब वही यहाँ पे भी हुआ था। तो अभी यही हो रहा है, तो ये सब के अगेंस्ट में अब ये मौका मिल गया। तो अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखो, ये जो इजराइल का जो एरिया है वो पहले क्या था? बेंजेंटाइन अंपायर, यानी कि ये रोमन अंपायर था, रोमन अंपायर, बेंजेंटाइन अंपायर। उसके बाद क्या हुआ, जब 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ, तो वो सबको मार दिया, क्रूसेड कर दिया पूरे रीजन को, और यहाँ पे से सारे सबको भगा दिया। इस्लामिक कैलिफेट यहाँ पे आ गया, उनके कंट्रोल में आ गया सब कुछ। और ये क्या बना जाएगा, उसमें ये पैलेस्टीन के नाम से जानना जाने लगा, ये अब पैलेस्टीन बन गया। और इसी तरह जैसे जैसे और एक किसी कंट्रोल में आ गया, ऑटोमन अंपायर। और आप लोग जानते हो
कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में ओटोमन अंपायर का क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया, ओटोमन अंपायर खत्म हो गया। जब ओटोमन अंपायर खत्म हो गया तो ये ब्रिटिश मैंडेट में आ गया लीग ऑफ नेशन, अब ये पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। और इसी समय धीरे धीरे करके 1917 से ही धीरे धीरे करके ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे इजराइलिस को भेजना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो इसको बोलते हैं वाल्फर डिक्लेरेशन। वाल्फर उसमें के फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटेन के, और वही सारा प्लानिंग किए थे, इसलिए इसको वाल्फर डिक्लेरेशन, और बोलते कि हम इजराइल को वहाँ पे बसाएंगे। तो ये हुआ था। और इसके बाद ज्यूइश जो था वो भी अपना होमलैंड चाहते, क्योंकि वो बोलते कि हमारा बहुत पहले से हमारा था, जब इस्लाम आया तो हम लोग को मारकर भगा दिया, ये सारा कुछ। तो इसी सब के कारण ये सारा कुछ होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पे वो जाने लगे, उनको वहाँ पे बसाया जाने लगा, क्योंकि वो पूरी तरह से लैंड खाली था, अरब लैंड था बट वो पूरी तरह से खाली था, डेजर्ट था वहाँ पे। तो वहाँ पे धीरे धीरे, और उसके अलावा और ये सब ज़्यादा हो गया जब हॉलोकॉस्ट हुआ, यानी कि गैस चैम्बर में, जर्मनी में हिटलर के टाइम में जब इन लोग को गैस चैम्बर में मारने, तो ये सब के सब वहाँ भागने लगे, ठीक है। और इस रीजन में बहुत ज़्यादा ज्यूइश इमिग्रेंट्स का आ गया, और इसी सब के कारण यहाँ पे क्या हुआ, पैलेस्टीनियन अरब और ज्यूइश और अरब में कन्फ्लिक्ट हो गया। और जब ये सारा कन्फ्लिक्ट हो गया तो 1947 में ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर हो गया। ब्रिटेन लास्ट में इसको यूएन के हवाले कर दिया, क्या वो आप देखो इस मैटर को, मेरे बस की बात नहीं है। और उसी सब को यूएन में जो था वो 14 मई 1948 को यूएन क्या किया, पार्टीशन प्लान लाया कि ज्यूइश और अरब दोनों एक साथ रहेंगे। यहाँ पे क्या लाया वो, टू नेशन थ्योरी, ठीक है, कि दो देश रहेगा एक ही जगह पे अपना अपना बॉर्डर के साथ अच्छे से, और इसको वहाँ पे ज्यूइश और अरब के बीच में, और ये क्या किया, और इजराइल को यूएन जो था वो 1948 में स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक स्टेट है, यूएन में ये रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है। अब अगर हम इजराइल का हिस्ट्री देखें तो इजराइल का हिस्ट्री क्या, तो इजराइल जो है, पीपुल ऑफ इजराइल या ज्यूइश जो है, वो अपना ओरिजिन कहाँ से ट्रेस करते हैं, अब्राहम से। हम आपको स्टार्ट में ही बताए थे कि अब्राहमिक रिलीजन जो है वो तीन है, कौन कौन, इस्लाम, ज्यूइश और क्रिश्चियन। ये तीनों अपने आप अपने सेम एंसेस्टर देखते हैं, तीनों का एंसेस्टर सेम है, अब्राहम, ठीक है। और अब्राहम इस्टेब्लिश क्या किए थे, बिलीव कि देयर इज वन गॉड, यानी कि मोनोथीजम। एक ये अपने आप को क्या बोले थे कि हम यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, अब्राहम के अनुसार कि इस दुनिया को कौन बनाया है, हम बनाया, और सिर्फ तुम हमें पूजा करो। अब्राहम के बेटे, अब्राहम के बेटा का क्या नाम था, इच्चक या इजाक, और इनका जो ग्रैंडसन था यानी कि इजाक का जो बेटा जैकब था, जैकब को ही इजराइल बोला जाता था, जैकब को इजराइल के नाम से भी बुलाया जाता था। ध्यान रखना, अब्राहम के बेटा इजाक और इजाक का बेटा जैकब जो था उसको इजराइल बोला जाता था, और इजरायली अपना उद्गम जो है अपना जो है वो इसी में समझते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा एंसेस्टर कौन है, इजराइल। जब उनको वो बोलते हैं कि मेरा मेन गॉड इजराइल है, इजराइल से हम लोग ज्यूइश बने हैं, इजरायली बने हैं, तो ऑब्वियस बात है इनके एक दादा थे। तो यही हुआ, इनके बहुत सारे बेटे थे जो अलग अलग रिलीजन का फॉर्म किया, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजों को, वो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉर्म किए। तो ये इजराइल का हिस्ट्री है। और ये कहाँ पे, लैंड ऑफ कैनान, लैंड ऑफ कैनान जो उसके बाद में लैंड ऑफ इजराइल बोला जाता था, वहां पर यानी वही जो पैलेस्टीन जो है वहां पे लोग रहते थे, उसको लैंड ऑफ इजराइल बोला जाता था। और इनका जो है इसीलिए हेब्रोन जो है, ये हेब्रोन सबसे पवित्र जगह है इजरायली का। यहीं पे इनके सारे जो टॉम्ब ऑफ पैट्रियार्क है, इजराइल, जैकब, इसके पूरे फैमिली का वहां पे टॉम्ब है। तो ये सब के कारण ये इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब्राहम का जो दूसरा डिसेंडेंट था, उसके बाद यहाँ पे इजिप्ट के लीडर मोसेस के अंडर में पूरा एक्सोडस हुआ, सबको मारकर भगाया गया। एक्सोडस के बाद ये सब कहाँ चले गए, इनको ये दूसरे दूसरे जगह पे चले गए। और उसके बाद 40 साल के बाद सिनाई डेजर्ट में यहाँ पे लोग रहे हैं, जिसको कि बाइबल में साइड किया गया है। बाइबल में भी बताया गया है कि यहाँ पे पैट्रियार्क अब्राहम है, इसहाक है, जैकब है, ये सबके डिसेंडेंट यहाँ पे रहते थे। यानी कि इजराइल जो है, ज्यूइश जो है, वो यही सब हिस्ट्री के आधार पे 1300 बीसी, ये सब 1300 बीसी पहले के आधार से सब ये हमारा जमीन है, हमको यहाँ से भगाया गया था। रियल में ये हमारे एंसेस्टर जैकब यहाँ पे रहते थे, उन्हीं का ये जमीन है। हेब्रोन में देखो उनका सारा टॉम्ब है,
टॉम्ब ऑफ पैट्रियार्क है, तो ये मेरा जमीन है। हम आप कैसे बोलो कि हम यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, हम यहाँ पे आकर आपके जमीन को दखल नहीं किए हैं। एक्चुअली में ये हमारा जमीन था जिसे आपने दखल किया था, हमें मारकर भगा दिया था, जो हम वापस अपना ले नहीं लिए हैं। ये आपका रियल में जमीन नहीं था। तो ये सब एक हिस्ट्री है जो हम लोग को देखना चाहिए। यही सब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते आ रहा है, यही सब मेजर कॉन्फ्लिक्ट। वो बोल रहा है मेरा जमीन है, वो बोल रहा है मेरा जमीन है। इजराइल बाइबल में भी बोलता है कि देखिए आप बाइबल को देखिए, बाइबल इस्लाम से बहुत पहले आया है, उसका देखिए सब कुछ उसमें है। और इससे पहले हमारा जो बुक है आप ये देखिए, आप सबसे बड़ी बात देखिए कि हेब्रोन में टॉम्ब ऑफ पैट्रियार्क है, जो कि हमारे जो एंसेस्टर हैं जैकब उनका है, और जैकब अब्राहम के ग्रैंडसन थे। तो इस तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे ये बताने का प्रयास इजराइल करता है, ठीक है। और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, ऑटोमन एम्पायर को कंट्रोल कर दिया। तो उसके बाद आर्थर वल्फर जो उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटेन के, वो अपने लेटर में ये ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी को वहां पे बसाने का बात किया। वो लेटर में सिर्फ 67 वर्ड का लेटर लिखा गया था, ओनली 67 वर्ड्स का वो लेटर। सोचो 67 वर्ड्स का लेटर 100 साल पहले लिखा गया, 100 साल पहले लगभग लिखा गया। वो अभी भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हुए, अभी भी इतना ज्यादा वेस्ट एशिया को अनस्टेबल किए हुए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हुआ, और यही ज्यूइश पीपल को वहाँ पे बसाने के लिए ये सारा कुछ लेटर लिखा गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उसी में से क्या बोलते हैं, वल्फर डिक्लेरेशन, क्योंकि यहाँ पे ज्यूइश को बसाने का ये सारा प्लान किया गया था। उसके बाद 1947 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्यूइश पॉपुलेशन हो गया, 33% ज्यूइश पॉपुलेशन 33% वहाँ पे हो गया, लेकिन उनके पास सिर्फ 6% जमीन था। सोचो 6% जमीन पे 33% पॉपुलेशन था। तो इस कारण से ब्रिटेन परेशान हो गया। ये लोग, अब ब्रिटेन इनको वहां भेजा था, तो ये लोग कुछ भी होता था ब्रिटेन के पास जाते थे। तो ब्रिटेन क्या किया कि इस मैटर को यूएन में डाल दिया, और उसी में यूएन एडॉप्टेड रेजोल्यूशन 181, रेजोल्यूशन नंबर 181 में वो क्या किया, पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन इनटू अरब एंड ज्यूइश स्टेट। यूएन क्या किया, एक रेजोल्यूशन लाया, रेजोल्यूशन का नाम था रेजोल्यूशन 181, और इसमें सीधा बोला कि अब अरब और ज्यूइश का पार्टीशन होगा, और यहाँ पे 2 स्टेट थ्योरी होगा, 2 स्टेट थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी का होगा। फिलिस्तीन जो था इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 56% जमीन ज्यूइश को दिया जा रहा था, और इसमें कौन था, फर्टाइल कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन भी पूरी तरह से किसको दे दिया गया, ज्यूइश को। और 56%, जो पहले 6% पे थे, अब उनको 56% मिल रहा था। और जो फिलिस्तीन पहले 94% पे था, उनको घटाकर कितना, 44% दिया जा रहा था। तो इस तरह से, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब इतने सालों से, हजारों, लगभग 1000 साल से रह रहे हैं, और अचानक से आपके सारे जमीन को छीन लिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप गुस्सा तो करोगे ना, अब वो तो होगा। तो यही वो क्या किया, वो प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अब देखो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का भी गलती है, खास करके यूरोप, ब्रिटेन। आपको वहां पे इतना मोनोपोली चल रहा है ये सब, तो आप अपने आसपास में कहीं कहीं लोग को बसा देते। अब आप जान रहे हो कि वहां पे 1000 साल से वहां पे आप अरब कंट्रीज रह रहे हैं, पैलेस्टीन रह रहा है, तो अब क्यों वहां पे आपस में ये परमानेंट झगड़े की जगह क्यों रखना। तो ये सारा कुछ, और देखो पैलेस्टीन का उसमें 67% पॉपुलेशन, 94% जमीन पे रहता था, जो कि उसको कितना पे कर दिया गया, 44% पे। इस तरह से उनकी जमीन को कम कर दिया गया, जिसे कि पैलेस्टीन रिजेक्ट कर दिया। ये आपका यूएन पार्टीशन प्लान था। ये देखो ये जेरूसलम है, जेरूसलम को बोला गया कि ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा, इस पे ना तो इजराइल का कंट्रोल होगा ना ही पैलेस्टीन का कंट्रोल होगा, क्योंकि जेरूसलम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, ज्यूइश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोला गया कि ये इंटरनेशनल यूएन कंट्रोल में रहेगा, बाकी आप ये रहो। ये पार्टीशन प्लान में इस तरह से पार्टीशन किया गया था। ये आपका क्या है, ये आपका पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन है, और इधर आपका ये पूरा ज्यूइश को ये ऐसे पार्टीशन कर दिया। अब ऐसे आप पार्टीशन करोगे तो झगड़ा होगा नहीं, आपको पार्टीशन करना था तो ऐसे हाफ हाफ कर देते, इधर ये रहेगा इधर ये रहेगा, काम खत्म। तो आप आधा कुछ जमीन इधर दे रहे हो, कोई जमीन इधर दे रहा है, कोई जमीन इधर दे रहा है। वही हाल है जो हम लोग का 1947 में पार्टीशन हुआ था, एक बीच में इंडिया, इधर एक पाकिस्तान, इधर एक पाकिस्तान। तो इस समय झगड़ा होगा या नहीं होगा, यही यहाँ पे हो रहा है। तो ये
यूरोप पहले के जो ब्रिटिश हेजेमनी या यूरोपियन हेजेमनी का कारण ही है, ये जो बेवकूफ़ी के कारण ही अभी तक अशांति है और इतना झगड़ा चल रहा। तो अभी देखो 1917 में ये हाल था, यानी कि पूरी तरह से फ़लस्तीन के कंट्रोल में था, देख रहे हो पूरा फ़लस्तीन था, अरब कंट्रीज हैं, इधर आपका इजिप्ट है, इधर आपका जॉर्डन है, डेड सी है, सीरिया है, लेबनान है, यहाँ पे तेल अवीव है, यहाँ पे गाजा है, यहाँ पे जेरूसलम है। 1947 में जब यूएन पार्टीशन प्लान हुआ तो देखो ऐसे था, ये दोनों जुटे हुए थे। अब देखो धीरे धीरे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है। और आप पहला मैप देखे हो, अभी और कम इनका जनसंख्या हो गया। जब इजराइल का ऑफिशियली इजराइल का यूएन के द्वारा फॉर्मेशन हुआ था तब ये कंडीशन था। ठीक है, यहाँ पे तेल अवीव उनके कैपिटल बनाया गया और एक गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप का यहाँ पे सिनाई पे जो इसको ऑक्युपाई कर लिया था, कौन? इजिप्ट ऑक्युपाई कर लिया था। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ। अरब, अब जब यूएन पार्टीशन प्लान हुआ तो ऑब्वियस सी बात है अरब कंट्री रिजेक्ट कर दिए थे, तो अरब कंट्री क्या किया? अटैक कर दिया। अरब कंट्री इजराइल पे अटैक कर दिया। तो अरब जब इसमें कौन कौन कंट्री साथ में था? इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया। ये चारों, अगर आप यहाँ पे मैप देखोगे तो कौन कौन? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इधर इराक, ये सब मिलकर इन पे अटैक कर दिया। बोला कि हम हमेशा के लिए ज्यूइश का ठंडाई खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ज्यूइश यहाँ पे भले ही जनसंख्या में कम थे, लेकिन उनको किसका सपोर्ट था? या उसमें आप इसका सपोर्ट किसका था? ब्रिटेन का सपोर्ट था, यूएस का सपोर्ट था, सारे जो उधर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं सबका सपोर्ट था। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लगता है कि ये हार जाएगा? रिजल्ट वही हुआ, इजराइल जीत गया, इजराइल नहीं हारा। और देखो, हाँ, भारत इजराइल को कब रिकॉग्नाइज किया था? 1950 में। 1950 में क्यों रिकॉग्नाइज किया? क्योंकि गांधी जी का कहना था कि इजराइल गलत वे में वहां पे आके रह रहा है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करें, इजराइल को, अरब लैंड को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हम लोग को रिकॉग्नाइज करने में देर हुआ। और इंडिया जो है ऑफिशियली रिलेशन जो है वो कब स्टार्ट किया है? 1992 में। इंडिया इजराइल के साथ प्रॉपर रिलेशन अगर हम बात करें तो इंडिया का इजराइल के साथ 1992 में स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से ये सारा कुछ चलता है। अब इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारा पैलेस्टीनियन भाग गए, रिफ्यूजीज में रहने लगे, और इसी सब के कारण 1964 में किसका प्लेसमेंट हुआ? पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह पीएलओ का फॉर्मेशन हुआ। यही पीएलओ बाद में हमास बन गया, यही पीएलओ का एक पार्ट बाद में हमास बन गया। ऑब्वियस बात है, ये लोग भाग गए, इन लोग का जमीन हथियार लिया गया, तो ये लोग हथियार उठा लिए, और जब हथियार उठा लें तो अब हथियार उठा लें तो सबको ब्रुचुअली मारने लगे। यही इनकी गलती थी कि ये लोग सिस्टमेटिक वे में ना होके पूरी तरह से ब्रुचल हो गए, बड़ी खतरनाक सब। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इनका नाम दिया गया। इजराइल का 1967 में फिर से एक फाइट हुआ। इसमें क्या हुआ? 1967 में इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला इजराइल कैप्चर कर लिया। चलो, तुम हमसे झगड़ा करोगे, ठीक है। सीरिया से गोलन हाइट्स, यहाँ पे गोलन हाइट्स है, इसको कैप्चर कर लिया इजराइल। बोला कि ठीक है, तुम हमसे झगड़ा करोगे, चलो ठीक है। वेस्ट बैंक जो कि लगभग जॉर्डन के कंट्रोल में था, इसको भी इजराइल कैप्चर कर लिया। बोला कि ठीक है, करो झगड़ा, करो करो, तुम जितना करना। गाजा स्ट्रिप जो कि लगभग इजिप्ट के कंट्रोल में रहता था, इसको भी कब्जा कर लिया। बोला कि अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हमसे झगड़ा कर रहे हो, चलो ठीक है। अब ये सब देखो, सिनाई पेनिनसुला कब रिटर्न किया? 1979 में पीस अकॉर्ड हुआ था। तो उसमें वेस्ट बैंक को क्या किया? वेस्ट बैंक को लगभग पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा इजराइल। और इसको 1994 में जब ओस्लो अकॉर्ड, 1993 में ओस्लो पीस अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद ये सारा कुछ इसको वो रिकॉग्नाइज किया एक अलग जगह के रूप में। गोलन हाइट्स को 1981 में इसको इंटरनेशनली इसको लगभग दे दिया कि जाओ ठीक है, आप ये सीरिया में रहेगा। उसी तरह गाजा स्ट्रिप को 2005 में गाजा स्ट्रिप पे इजराइल अनोनिमस अनाउंस किया कि हम गाजा स्ट्रिप से अपने ट्रूप्स को हटा देंगे और यहाँ पे ये अपना अंडर ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन रहेगा। अब इस पे इजराइल कंट्रोल नहीं करेगा, यहाँ पे अपने ट्रूप्स को नहीं रखेगा, और 2005 में यहाँ से अपने ट्रूप्स को इजराइल हटा दिया। तो जब धीरे धीरे जब शांति आने लगा तो इजराइल भी कहा कि चलो यार, हम भी शांति से रहना है, हमको भी शांत रहना है, और वो धीरे धीरे शांति स्टार्ट करने लगा। बट देखो अभी फिर से, लेकिन अब 2005 ये सब हुआ, लेकिन हर 2 साल 4 साल पे अटैक होते रहता, वहां पे हमेशा चलते रहता, झगड़ा वहां पे हमेशा चलते रहता।
परमानेंट शांति कभी नहीं हुआ। ठीक है, 1967 में इजराइल क्या लॉन्च कर दिया, प्रिमिटिव स्ट्राइक। अब जब आप इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन के हैं, जिसको बोला जाता है क्या, 6 डे वार। ये जो 6 डे वॉर आपका हुआ, इसमें गुलन हाइट सीरिया से ले लिया, वेस्ट बैंक और यरूशलेम जॉर्डन से ले लिया, सिनाई पेनिनसुला गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ले लिया। मतलब ये 3-4 कंट्री मिल के भी इजराइल को नहीं हरा पाया, और ये सबसे और कब्जा कर लिया। ये यहाँ पे ये रीजन हुआ। तो 6 डे वॉर के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बीच में आना पड़ा, और ये क्या रेजोल्यूशन लाया, लैंड फॉर पीस, यानी कि जमीन शांति के लिए। और इजराइल को बोला कि आप कुछ एरिया जो है वो डिफरेंट नेशन को बैक कर दो, तभी यहाँ पे शांति होगा। इजराइल नहीं चाहता था कि कैप्चर जो किए हैं, अब वो बोला कि हम युद्ध में कैप्चर किए, हम क्यों जब वापस करें। और इसी बीच में एक और वार हो गया, जिसको क्या बोला गया, यम किपुर वार। यम किपुर वार 1973 में हुआ था। इसमें इवन की इजराइल फाइनल विजय इजराइल नहीं हुआ, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बर्बादी सहना पड़ा, इसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ इजराइल को इस वार में। इससे वो और उसमें गुस्सा हो गया। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प से, इंटरनेशनल कंट्री, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इस सब की मदद से कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ। कब, 1978 में। इसका नाम क्या दिया गया, इसका ऑफिशियल नाम क्या था, फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए नियम कानून फ्रेमवर्क लाया जाए। कौन इसको ब्रोकर किया था, मेनली ये यूएस के द्वारा ब्रोकर किया गया था, और इजराइल और उसके नाइबर्स के बीच में शांति रखने के लिए, पैलेस्टीन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। कैंप डेविड एकॉर्ड से बस एक ही चीज सक्सेसफुल रहा कि सिनाई पेनिनसुला जो था वो इजिप्ट को वापस दे दिया गया, और इजिप्ट पहला अरब कंट्री था जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया, पहला अरब कंट्री। इससे पहले कोई भी अरब कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किए थे, लेकिन कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ। उसके बाद जब इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला जो था वापस लेने के लिए मिलने लगा, इजराइल देने के लिए तैयार हो गया, तो वो इजराइल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद हमास और फतह पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी था, और 1987 में एक मिलिटेंट ग्रुप तैयार हुआ, हमास, जिसका नाम क्या पड़ा, हमास। ये क्या था, इसका मेन मकसद क्या था, लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। कैसे, जिहाद। जिहाद क्या होता है, जिहाद इज वार ऑफ रिलीजन, वार फॉर रिलीजन, ये धर्म का युद्ध। जिहाद मीन्स इसमें क्या बोला गया है, जिहाद एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था जब इस्लाम का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें सारे पैगन को मारने के लिए, पैगन जो मतलब कि जो टेम्पल वर्शिपिंग थे, आइडल वर्शिपर थे, ये सबको मारने के लिए जिहाद अनाउंस हुआ था। तो यही यहाँ पे कि हम जिहाद करेंगे, और ज्यूइश जो है वो हमारे धर्म के बाहर जो भी है सबको मारा जाएगा। और वो इजराइल को एज ए कंट्री मानने से इनकार कर दिया। और इसको सपोर्ट कौन किया था, हमास को बनाने में सबसे बड़ा सपोर्ट किया था ईरान और सीरिया का। और दूसरा फतह पार्टी, जो कि क्या था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म हुआ था यासिर अराफात के ये वेस्टर्न नेशन से इसको मिलने लगा सपोर्ट, क्योंकि ये बोला कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं। फतह पार्टी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था डायरेक्टली, और इसीलिए इसको वेस्टर्न से बहुत पैसा मिलता था, सपोर्ट मिलता था। तो ऑब्वियस बात है, पैसा मिल रहा है तो सब कुछ है आज के जमाने में। तो उसके बाद ओस्लो पीस एकॉर्ड हुआ। कब, दो ओस्लो पीस एकॉर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड 1993 और 1995 में। ये ओस्लो पीस एकॉर्ड में क्या, इजराइल और पीएलओ ओस्लो पीस एकॉर्ड को साइन किए, जिसमें क्या था, 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन के बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया। और पैलेस्टीन और इजराइल क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल, जो कि हम लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे और ऑटोनोमस गवर्निंग बॉडी रहेगा, आपस में इसको इजेक्ट करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। और पीएलओ क्या किया, पीएलओ इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। ध्यान रखना इस बात को, 1993 में पीएलओ इजराइल को रिकॉग्नाइज कर, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो था वो इजराइल को एक कंट्री बनाने के लिए, और इजराइल भी था वो इंडिपेंडेंस दे दिया ऑक्युपाइड टेरिटरी को। मतलब ठीक है, आप वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक पे आप इंडिपेंडेंस रूल करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे ओस्लो पीस एकॉर्ड से हुआ था। अब बताओ, हमास इसको एक्सेप्ट करेगा, हमास बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमास इसको रिजेक्ट कर दिया। हमास ओस्लो पीस एकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया, 2 स्टेट पीस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, और बोला कि नहीं, हम पूरा का पूरा पैलेस्टीन लेंगे,
ये आधा अधूरा क्या है, ये दो नेशन थ्योरी कहाँ से आ गया, हम लोग का जमीन था हम लेंगे, और ये लोग किसको कंट्रोल करते थे, गाजा को कंट्रोल करते थे, गाजा स्ट्रिप को। और हमास को सपोर्ट कौन करता था, ईरान। हमास को तैयार ही ईरान किया। ईरान ऐसे ऐसे एक दो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, जैसे एक लेबनान में अभी आप इसका नाम सुन रहे होंगे, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को भी तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ है ईरान का। ठीक है, अब जैसे लेबनान में 3 तरह के लोग रहते हैं, लेबनान में 3 कम्युनिटीज का बोलबाला है, कौन कौन, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन। ठीक है, ये है वहां पे शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन। वहां पे एक अलग तरह का सिस्टम है लेबनान का, अगर बात करें तो अगर शिया का प्रेसिडेंट है तो सुन्नी का प्राइम मिनिस्टर होगा और क्रिश्चियन का पार्लियामेंट का स्पीकर होगा। इस तरह से वहां पे बना हुआ है सारा कुछ, ऐसे है। और यहीं पे फॉर्म किया है शिया की मदद से हिजबुल्लाह। लेबनान को लगभग पूरी तरह से हिजबुल्लाह के कंट्रोल में चला गया। हिजबुल्लाह भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। अब देखो फत्ता पार्टी, ऑब्वियस बात है, पीएलओ का था पार्ट, तो ये कंट्रोल, और ये किसको कंट्रोल करता था, वेस्ट बैंक को। ये एक और को मान लिया और बोला कि ठीक है हमको अपना इंडिपेंडेंट रूल करना दिया जा रहा है, ओके ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं है। लेकिन 2006 में क्या हुआ कि हमास जो था वो इलेक्शन जीत गया। फतह पार्टी इलेक्शन हार गया, हमास इलेक्शन जीत गया, और इससे फतह पार्टी और हमास दोनों आपस में ही लड़ने लगे पावर के लिए कि हम ज्यादा पावर है, मेरे पास पावर है, ऐसे ऐसे। और इसके बाद ये लोग 2006 से आपस में लड़ते लड़ते 2011 में इन लोग के बीच में एक रिकॉन्सिलिएशन पैक्ट साइन हुआ कि देखो यार, हम लोग आपस में लड़ोगे तो फिर इजराइल से कौन लड़ेगा, अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे तो इजराइल से कौन लड़ेगा। तो इसी तरह रिकॉन्सिलिएशन पैक्ट साइन करने के बाद ये लोग दोनों आपस में मिल गए, और इस तरह से हमास के कंट्रोल में अगर बोला जाए तो वेस्ट बैंक भी आ गया। लेकिन ये रिकॉन्सिलिएशन पैक्ट जो हुआ था, इसमें ये बोला गया था कि ठीक है हम लोग दोनों एक हैं, लेकिन आप मेनली वेस्ट बैंक पे फतह पार्टी ही रूल करेगा, वेस्ट बैंक पे फतह पार्टी रूल करेगा और गाजा स्ट्रिप पे हमास रूल करेगा। हम लोग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन ये ऐसा होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे किया गया था। अब देखो सबसे बड़ी बात आता है कि पैलेस्टीन चाहता क्या है, इतना झगड़ा हो रहा है, पैलेस्टीन क्या चाहता है, तो वो चाहता है कि प्री 1967 बॉर्डर, जो 1967 में जो हुआ था, यानी कि 1948 में जो 2 नेशन थ्योरी यूएन का आया था, वो सिस्टम पे सब लोग वहां वो चीज को हम मानने के लिए तैयार हैं। आप वहां पे आ जाओ और वेस्ट बैंक और गाजा को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दो। ठीक है, ईरान जो है, सॉरी इजराइल जो है वो अपना एक्सपेंशन को बंद कर दे, सारा जो सेटलमेंट वो वेस्ट बैंक में कर रहा है, गाजा स्ट्रिप पे कर रहा है, वो सबको खत्म कर दिया जाना चाहिए पीस टॉक पे आने से पहले। अगर हम उससे शांति बात करेंगे, लेकिन उसका जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीटली बंद होना चाहिए। पैलेस्टीन रिफ्यूजी जो अपना होम 1948 में खो दिए थे, उनको वापस लाना चाहता है। बोला कि जो हमारे रिफ्यूजी 1948 में भागे थे डर से, उन सबको हम वापस लाना चाहते हैं, उनका घर आप दिलाओ। और क्या चाहता है पैलेस्टीन, ईस्ट जेरूशलेम को अपना कैपिटल बनाना चाहता है। पैलेस्टीन जो है, अभी पैलेस्टीन का कैपिटल कहाँ है, रामल्ला। रामल्ला अभी वहाँ उसका कैपिटल है, लेकिन क्यों चाहता है, क्योंकि ईस्ट जेरूशलेम में क्या है, अल अक्सा मस्जिद, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ इस्लाम। तो पैलेस्टीन क्या चाहता है कि ईस्ट जेरूशलेम को हम अपना कैपिटल बनाएंगे, और हमको ईस्ट जेरूशलेम को अपना कैपिटल बनाने दो, और हमको इंडिपेंडेंट रूल करने दो, आप एक्सपेंशन नहीं करो, आप जो 1967 से पहले जो टॉक हुआ था उस टॉक पे रहो, वहां पे रहो। ये सारा कुछ पैलेस्टीन चाहता है। इजराइल क्या चाहता है, इजराइल चाहता है कि नहीं भैया, हम जेरूशलेम तुमको नहीं देंगे, जेरूशलेम पूरी तरह से मेरा रहेगा, क्योंकि जेरूशलेम मेरा सबसे पवित्र जगह है, हम जेरूशलेम तुमको नहीं देंगे। दूसरा क्या चाहता है, इजराइल को आप ये ज्यूइश स्टेट रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि इजराइल ही दुनिया में एक ऐसा कंट्री है, मेनली वो रिलीजियस कम्युनिटी के लिए क्रिएट किया गया था। मेनली ऐसे तो बहुत सारे जैसे इस्लामिक कंट्री है जो रिलीजियस कंट्री है, बट मेनली क्रिएट किया गया था यही, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजी ओनली टू पैलेस्टीन, नॉट टू इजराइल। और क्या बोला इजराइल कि ठीक है आप बोल रहे हो कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को राइट्स मिलना चाहिए, हम देंगे, लेकिन इजराइल में नहीं देंगे। आप उनको पैलेस्टीन में बुला के रखो ना, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि 1948 के पहले जो जमीन इजराइल में पैलेस्टीन का था वो दे दो, वो हमसे ना होगा, हम वो जमीन नहीं देंगे।
आप बुलाओ, आप रखो, जो करना है करो, इट्स ओके। ठीक है, तो यहीं पे दोनों का ये चल रहा। मेन पहला तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसको अगर हम समराइज करते हैं इस चीज को, तो अगर हम समराइज इसको अगर हम यहाँ पे सबको समराइज करते हैं, तो फलस्तीन क्या चाहता है, हमको ईस्ट जेरूसलम दो। इजराइल क्या कहता है, हम जेरूसलम नहीं देंगे। इजराइल क्या बोल रहा है, हम जेरूसलम नहीं देंगे। दूसरा, फलस्तीन क्या बोल रहा है, 1948 ये सब के टाइम में जो रिफ्यूजीज जो पैलेस्टीन के भागे थे उनको बुलाओ। इजराइल बोलता है ठीक है आप बुलाओ, लेकिन पैलेस्टीन में रखो, हम उसको इजराइल में जगह नहीं देंगे। तीसरा, जेरूसलम पे फुल सॉवरेनिटी कौन मांग रहा है, इजराइल, लेकिन पैलेस्टीन नहीं चाहता है। तो चौथा, पैलेस्टीन क्या बोल रहा है, आप एक्सपेंशन मत करो, आप हर जगह पे कुछ कुछ 10 आप हर जगह पे 150 जीविस को लाके बसा दे रहे हो, आप एक धीरे एक्सपेंशन कर रहे हो, इसको आप रोको। इस पे इजराइल साइलेंट है, इजराइल इस पे कुछ नहीं बोल रहा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे कंडीशन चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है। तो देखो, इंडिया यहाँ पे शुरुआत से टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस पे एक दिक्कत और है, ये टू नेशन थ्योरी किस बेसिस पे हो जाएगा, रिलीजन के बेसिस पे। जब यहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपको फिर पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी रिलीजन के बेसिस पे टू नेशन थ्योरी बना था। तो ये भी एक इशू हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया जो है वो बोल रहा है कि ज्यूइश और फलस्तीन दोनों को साथ साथ रहना चाहिए टू नेशन थ्योरी। पहले क्या होता था कि अगर इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं या कोई भी ऑफिशियल जा रहा है, तो पहले वो रामल्ला जाएगा, उसके बाद इजराइल, उसके बाद कहां जाएगा, वो इजराइल जाएगा। लेकिन ये पैटर्न 2016 से 15-16 से चेंज हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उसमें इजराइल का दौरा किए थे, तो वो पैलेस्टीन नहीं गए, रामल्ला नहीं गए, सिर्फ इजराइल गए। और फिर एक स्पेशल टूर किए रामल्ला का, जॉर्डन रामल्ला। इससे ये बताने का वो कोशिश किए कि अब हमारा जो पॉलिसी है वो इजराइल के लिए अलग पॉलिसी है, पैलेस्टीन के लिए अलग पॉलिसी है, हम दोनों को एक आईने से नहीं देखेंगे। और अभी इतना ओपन स्टेटमेंट इजराइल के सपोर्ट में कभी कोई इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिसी नहीं रहा, जो इस बार कंप्लीटली रहा कि इजराइल को हम साथ हैं, आप टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमास बहुत अपना सपोर्ट खो चुका है, प्लस जो इस बार जो ऐसा एक्टिविटी किया इससे वो अपना बहुत ज्यादा सपोर्ट खो चुका है। तो यही यहाँ पे इंडिया का ये स्टैंड है। अब इंडिया का ऐसा स्टैंड क्यों है, क्योंकि इंडिया चाहता है इजराइल से इंडिया को अभी, देखो इंडिया इतना अब हार्श स्टेट, इतना बोल्ड स्टेट स्टैंड क्यों लेने लगा इजराइल के प्रति, क्योंकि इजराइल के साथ में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री का भी फ्रेंडशिप हो गया, जैसे इजिप्ट है, यूएई, इस बार यूएई भी देखो, यूएई का अगर स्टैंड वो भी इजराइल के सपोर्ट में है। तो ये सब के कारण अब इंडिया को आसान पड़ने लगा है इजराइल का स्टैंड लेने के लिए। और इजराइल हाई टेक्नोलॉजी मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है, तो इससे इंडिया को फायदा है। और हम इंटरनेशनल रिलेशन में आप उसी के साथ अच्छा रिलेशन रखते हो जिसके साथ आपको फायदा हो। आज अगर इंडिया के साथ सारे कंट्री, चाहे वो यूएस हो, रसिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, तो क्यों, क्योंकि इंडिया के पास मार्केट है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बर्थिंग पॉपुलेशन। यूएस, इंडिया जो है वो चाइना के हेजेमोनी पावर को रोक सकता है। तो ये सब के कारण, तो इसी तरह इजराइल से इंडिया को टेक्नोलॉजी में फायदा है, खास करके एग्रीकल्चर, डिफेंस। तो ऑब्वियस सी बात है ये इजराइल को सपोर्ट करेगा। ये सारा कंडीशन। अब फाइनल क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए इसमें, तो इजराइल और पैलेस्तीन को जल्द से जल्द पीस टॉक पे आना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए और बात करना चाहिए। यूएन जो कि एक डेड हो चुका है, इसको एक एक्टिव रोल करना चाहिए। यूएनएससी को तुरंत एक्टिव होकर वहां पे इजराइल और पैलेस्टीन में क्या करना चाहिए, पीस कीपिंग फोर्स को वहां पे भेज दो, कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, और इनके कंट्रोल में कर लो। जेरूसलम को कंप्लीटली यूएन कंट्रोल में कर दो और वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेज को रख दो, जो कि जेरूसलम को वो ना तो इजराइल का रहेगा ना ही पैलेस्टीन का रहेगा। जेरूसलम में ना ही इजरायली ट्रूप्स रहेंगे ना ही पैलेस्टीनियन ट्रूप्स रहेंगे, वहां पे यूएन एडमिनिस्ट्रेड ट्रूप्स रहेंगे और वही सब कुछ देखेंगे। इस तरह से और धीरे धीरे पीस टॉक को बढ़ाना चाहिए।
इस तरह से यहाँ पे करना चाहिए। और अभी जितने जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं, जितने जो हमले हो रहे हैं, अभी तत्काल प्रभाव से इसको रोकने के लिए यूएन को कुछ करना चाहिए। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आया होगा, हम जो पढ़ाएं वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ईग्राम चैनल को लाइक करो। इसमें आपको झारखंड से रिलेटेड सारे वीडियोज मिलेंगे। झारखंड से रिलेटेड आपको अभी जो झारखंड का जो एग्ज़ाम खास करके आ रहा है, आने वाला है JSSC, इससे रिलेटेड आपको झारखंड के बारे में सारा कुछ डिटेल्ड में यहाँ पे बताया जाएगा, ये सारा कुछ। तो इसी के साथ हम यहीं पे इसको आज एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।